हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में होता है रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी क्या होता है पहले ये समझिए, नाम से ये स्पष्ट है, रासायनिक गतिकी। रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया, गतिकी मतलब उसका वेग, उसका स्पीड या रेट, हिंदी में दर भी कह सकते हैं उसका। तो यानी हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। इस चैप्टर में ही पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया के वेग की क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर का डेफिनेशन लिखेंगे, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की शाखा है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उस पर सांद्रण, ताप, दाब इत्यादि के प्रभाव को उनकी क्रियाविधि के साथ, प्रभाव को तो बताता ही है, साथ ही उस प्रभाव का क्रियाविधि भी बताता है, के साथ स्पष्ट करता है, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग, यानी हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के वेग। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का वेग पढ़ने से पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही है कि जब अभिकारक से उत्पाद बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिकारक, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, जब अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हम लोग कभी कभी इंडिकेट करने के लिए रिएक्टेंट्स के लिए आर वर्ड यूज करेंगे। आर यूज करेंगे तो आप समझिएगा कि रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। जब अभिकारक रासायनिक प्रक्रम द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होता है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स, इसको पी से दिखाएंगे। तो जब अभिकारक रासायनिक प्रक्रम द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनना ही रासायनिक अभिक्रिया है। यानी अभिकारक का सांद्रण में कमी होता है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता है। अभिकारक का सांद्रण घटता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है। यही जो सांद्रण में कमी और वृद्धि हो रहा है, इसी को समय से भाग दे दीजिए, समय के सापेक्ष निकाल दीजिए, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। देखिए, समय के सापेक्ष अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब ही है अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। अभिक्रिया का परिभाषा ही है अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। ये हो गया अभिक्रिया, और उसमें क्या से भाग दे देना है? समय से। अभिक्रिया में समय से भाग दे दीजिए तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। किसी भी चीज में समय से भाग दे दीजिए तो वो उसका दर बन जाता है, वेग बन जाता है, स्पीड बन जाता है। उसी तरह से अभिक्रिया में अभिक्रिया में समय से भाग दे दीजिए तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग बन जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हुआ? एक बार फिर से देखिए, समय के सापेक्ष अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अर्थात अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, इसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन
बटा समय में परिवर्तन। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देंगे, 2-3 एग्जाम्पल देंगे, उससे ये समझ में आएगा। देखिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, और इसी रिएक्शन के लिए रेट निकालना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये टॉपिक समझ गया तो ये चैप्टर समझ में आ गया, नहीं समझे तो चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। रेट लिखना है, वेग का ही इंग्लिश होता है रेट। रेट मतलब दर या वेग। रेट लिखना है तो हमको चाहिए अभिकारक। अभिकारक ले लीजिए, ए और बी अभिकारक है, सी और डी उत्पाद है। तो हमको चाहिए अभिकारक, तो अभिकारक ले लिए ए। अभिकारक अथवा उत्पाद तो उसमें से कोई एक ले लेना था, एक ले लेंगे। के सांद्रण, देखिए बड़ा कोश का मतलब होता है सांद्रण। अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, इसमें लगा दीजिए डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन। अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। समय को क्या से दिखाइएगा? टी से। अब परिवर्तन को डेल्टा से। यही हो गया अभिक्रिया का वेग। अब देखे थे अभी कि अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। इसलिए अभिकारक के सांद्रण के अभिकारक के रेट में माइनस लगेगा और उत्पाद के रेट में प्लस लगेगा। यानी डेल्टा ए का सांद्रण बाई डेल्टा टी माइनस। यही हो गया अभिक्रिया का वेग। नहीं समझे तो इस बार समझिएगा। अभिकारक चाहिए, मान लीजिए हम अभिकारक ले लिए बी के सांद्रण, देखिए ये हो गया सांद्रण, बड़ा कोश का मतलब सांद्रण में परिवर्तन, ये हो गया परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन यानी डेल्टा टी, और अभिकारक है इसलिए माइनस लगेगा। यही हो गया अभिक्रिया का वेग। ये भी अभिक्रिया का वेग, ये भी अभिक्रिया का वेग। ये ए का वेग और ये बी का वेग। इसी तरह से उत्पाद ले लीजिए सी के सांद्रण में परिवर्तन बाई डेल्टा टी। यही हो गया अभिक्रिया का वेग। उत्पाद में प्लस लगेगा, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस ऐसे ही रहता है। उसी तरह से बी के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। यही हो गया अभिक्रिया का वेग। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लीजिए रिएक्शन है 2a प्लस बी देता है a2b, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लगेगा। अभी 2 मत देखिए और ऐसे ही देखिए। रेट बराबर, अभी मत देखिए, थोड़ी देर के बाद देखिएगा। रेट बराबर क्या लिखेगा? डेल्टा, जिस तरह से इसमें लिखे हैं, ए का सांद्रण बटा डेल्टा टी। ए के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और चूंकि ये अभिकारक का रेट है इसलिए माइनस लगा दीजिए, बराबर बी के सांद्रण में परिवर्तन डेल्टा बी का सांद्रण बटा डेल्टा टी। ये भी अभिकारक है इसलिए इसमें माइनस लगा दीजिए, बराबर A2B के सांद्रण में परिवर्तन, A2B के सांद्रण में परिवर्तन बाई डेल्टा टी। ये प्लस है मतलब उत्पाद है इसलिए इसमें प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जब B 1 मोल बनता है, 1 मोल रिएक्शन करता है, तो A 2 मोल रिएक्शन करता है। यानी B के रेट ऑफ रिएक्शन से A का रेट ऑफ रिएक्शन दुगना है। B के अभिक्रिया करने के वेग से A का अभिक्रिया करने का वेग दुगना है, और हम लोग यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। और B वाले से A वाला रेट दुगना है, ये वाला दुगना है इससे। अगर ये दुगना है, इसके बराबर करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना। दुगना को बराबर करना है 2 से डिवाइड करेंगे। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जो भी संख्या पहले लगा रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे।
अगर पहले 2 है 2 से डिवाइड कर दिए, पहले 1 है 1 से डिवाइड कर दिए, 1 है 1 से डिवाइड कर दिए। अगर मान लीजिए इक्वेशन है n2 + 3h2 देता है 2n3, इसके लिए रेट लिखना है। रेट बराबर सबसे पहले डेल्टा यानी परिवर्तन, ये हो गया सांद्रण, ये हो गया अभिकारक, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, अभिकारक का रेट है इसमें माइनस लगेगा। ये हो गया n2 की अभिक्रिया करने का रेट। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, ये हो गया n2 की अभिक्रिया करने का रेट। इसी तरह से H2 की अभिक्रिया करने का रेट डेल्टा H2 के सांद्रण बटा डेल्टा T, H2 के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, माइनस लगा दीजिए क्योंकि अभिकारक का रेट है। ये हो गया H2 का अभिक्रिया करने का रेट। और उसी तरह से डेल्टा NH3 का सांद्रण बटा डेल्टा T, ये हो गया NH3 के उत्पादन का वेग। लेकिन N2 की अभिक्रिया करने के वेग से H2 का जो अभिक्रिया करने का वेग है वो 3 गुना है, तो इसमें 3 से डिवाइड कर दिए क्योंकि बराबर कर रहे हैं। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी नंबर पहले लगा है उसे डिवाइड कर दें। इसमें देखिए 2 लगा है तो 2 से डिवाइड, ये हो गया अभिक्रिया का वेग। मतलब N2 का जो अभिक्रिया करने का वेग है वो H2 के अभिक्रिया करने के वेग का 1/3 है और NH3 के अभिक्रिया करने के वेग का 1/2 है। इस पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे को और ऐसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं होमवर्क, आप इसको अपने से बनाइएगा। इसका एवरेज रेट लिखना है 2A gives 3B, इसका ये रेट लिखना है, रेट बराबर अपने से लिखिएगा इसको। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल देते हैं उसको बनाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन है अभिक्रिया N2 + 3H2 gives 2NH3 में NH3 के उत्पादन का वेग 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। N2 और H2 के अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप इसका रेट लिख लीजिए, N2 + 3H2 देता है 2NH3। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के तुलना में हम लिखते थे, रेट बराबर डेल्टा N2 का सांद्रण बटा डेल्टा T, इसमें माइनस लगा देते थे, बराबर डेल्टा H2 का सांद्रण बटा डेल्टा T, इसमें भी माइनस लगाते थे और पहले 3 लगा है तो 3 से डिवाइड कर देते थे, बराबर डेल्टा NH3 का सांद्रण बटा डेल्टा T, इसमें 2 लगा है तो 2 से डिवाइड कर देते थे। ये था रेट एक दूसरे के तुलना में। अब अगर इसमें NH3 का रेट निकालना हो, रेट ऑफ मतलब NH3 के उत्पादन का वेग निकालना हो, NH3 के उत्पादन का वेग, तो ये देखिए ऐसे लिखेंगे, डेल्टा NH3 का सांद्रण बटा डेल्टा। NH3 का वेग है तो उसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जब एक रिएक्शन करता है 1 मोल तो इसका 2 मोल बनता है। इसका जो रेट है इससे इसका जो रेट है वो दुगना है, दुगना था, बराबर करने के लिए 2 से डिवाइड किया था। लेकिन अगर अकेले निकालना हो NH3 का वेग तो उसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यानी NH3 के उत्पादन का वेग दिया है, मतलब डेल्टा NH3/डेल्टा T का मान दिया है। कितना दिया है? 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है।
अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? तो सांद्रण बटा समय। सांद्रण का मात्रक होता है मोल पर लीटर और समय का अगर मात्रक लेंगे सेकेंड तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे मिनट ले लेंगे तो मोल पर लीटर पर मिनट। अगर सांद्रण के जगह गैसीय अभिक्रियाओं में दाब दिया है तो दाब यानी कि बार, तो बार पर सेकेंड या बार पर मिनट। तो आपको यूनिट निकालने आता है, आसानी से निकाल लीजिएगा। ऐसे हिंट के लिए इसको रखिए। ये हो गया सांद्रण का मात्रक और ये हो गया समय का मात्रक। सांद्रण बटा समय अभिक्रिया का वेग होता है, तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। उसमें कोई चेंज होगा तो चेंज कर लेंगे। तो NH3 के उत्पादन का वेग दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है N2 के अभिक्रिया करने का वेग। साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका वेग है वह इसके वेग का दुगना है। अगर NH3 का वेग दुगना है यानी N2 का वेग इसके वेग का आधा है। अगर इसका वेग मालूम है, इसका वेग इसका आधा यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। N2 के अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया करने का वेग बराबर डेल्टा N2 का सांद्रण बटा डेल्टा T। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा N2 का सांद्रण बटा डेल्टा T और माइनस है क्योंकि अभिकारक है। बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा, या यहां से ले सकते हैं डेल्टा NH3 का सांद्रण बाई डेल्टा T बटा 2। NH3 के अभिक्रिया उत्पादन का वेग मालूम है 2.5 गुने 10 के पावर -4 बटा 2, यानी ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। यही अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है। अब अगर निकालना है H2 के अभिक्रिया करने का वेग, तो ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि N2 के वेग से H2 का वेग 3 गुना है, यानी 3 से गुना कर दीजिए। यानी डेल्टा H2 का सांद्रण बटा डेल्टा T, माइनस लगा दीजिए क्योंकि अभिकारक का सांद्रण है, बराबर डेल्टा N2 का सांद्रण बटा डेल्टा T। देखिए H2 का सांद्रण बाई डेल्टा T बराबर, इसको 3 को उधर भेजिएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, यहां से भी 3 से गुना होकर क्या आ जाएगा ये। और अगर नहीं भी इसे लीजिएगा तो ऐसे लीजिए, N2 का जो वेग है उससे H2 का जो वेग है वो 3 गुना है, डायरेक्ट 3 से गुना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 से गुना कीजिएगा 3 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी हो जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4। एक और चीज, इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ये भी माइनस, इस माइनस यहाँ पे सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट का वेग है और ये उत्पाद का वेग है। अभिकारक का वेग है और ये उत्पाद का वेग है। माइनस इंडिकेट करता है कि अभिकारक का वेग है, प्लस इंडिकेट करता है उत्पाद का वेग। तो अभिकारक के लिए माइनस लगा दीजिए और उत्पाद के लिए प्लस लगा दीजिए। नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये माइनस है तो अभिकारक का वेग है और ये प्लस है तो उत्पाद का वेग है। इसको नोट कर देंगे। अब चलिए देखते हैं औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग, एवरेज वेग एंड इंस्टेंटेनियस वेग। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए एक तरफ हम लोग टाइम ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था जब टाइम इतना था,
जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझिएगा सांद्रण। तो हम लोग अभिकारक का सांद्रण लिए हैं और यहाँ टाइम मतलब समय लिए। तो जब सांद्रण इतना था तो समय इतना था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक का सांद्रण घटेगा और इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सांद्रण C1 था और समय T1 था, यहाँ पे सांद्रण C2 हो गया और समय T2 हो गया। मान लीजिए T1 जो था वो था 5 सेकंड और जो T2 था वो था 30 सेकंड। तो T2 माइनस T1 यानी 30 माइनस 5 यानी 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में जो वेग होगा उसी को औसत वेग कहेंगे। यानी औसत वेग का मतलब हुआ, औसत वेग का मतलब हुआ समय, सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। सांद्रण में परिवर्तन यानी C2 माइनस C1 बटा समय में परिवर्तन यानी T2 माइनस T1। समय में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन को डेल्टा C और समय में परिवर्तन को डेल्टा T, यानी डेल्टा C बटा डेल्टा T ये हो गया औसत वेग। लेकिन इस औसत वेग में कभी वेग अधिक रहा होगा, कभी वेग कम रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 10 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल कर रहे हैं। इस 10 किलोमीटर में मान लीजिए कि मेरा एवरेज स्पीड जो था वो था 60 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम 10 किलोमीटर का दूरी तय करें। लेकिन इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कभी मेरा स्पीड 70 भी होगा, कभी 60 भी होगा, कभी 50 भी होगा, कभी 40 भी होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। इन सबको मिला करके एवरेज आया 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मान लीजिए जिस समय 50 था, ये कभी न कभी था, उस समय जो वेग होगा वह तात्क्षणिक वेग था। उस समय का वेग क्या था 50, लेकिन औसत वेग क्या था 60। तो ये हो गया तात्क्षणिक वेग और ये हो गया औसत वेग। उसी तरह से यहाँ अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक जाने में जिस वेग से गया पूरा का पूरा औसत निकालिए, वही हो गया औसत वेग। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे वेग क्या था, इस 5 से 30 सेकेंड के बीच में कभी 15वां सेकेंड आया होगा, 15वें सेकेंड में वेग क्या था। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 15वां सेकेंड मतलब अगर मान लीजिए 5 से 30 सेकेंड था तो T2 माइनस T1 30 माइनस 5 25 सेकेंड था। 15वां सेकेंड में समय क्या था, तो T2 माइनस T1 कीजिएगा तो T2 भी 15 और T1 भी 15, 15 माइनस 15 यानी 0। 15वां सेकेंड में समय में परिवर्तन 0 है। लेकिन क्या 15वां सेकेंड समय नहीं है? 15वां सेकेंड भी तो समय है। 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड सब मिल करके तो 30 सेकेंड बना है। तो 15वां सेकेंड भी एक टाइम है, लेकिन ऐसे अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जिस समय समय में परिवर्तन का मान बहुत ही छोटा हो, लगभग 0 के बराबर हो, लेकिन 0 नहीं हो, 0 से थोड़ा बड़ा हो, उस समय जो वेग होता है उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। मैथ में इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी समय में परिवर्तन लगभग 0 नहीं, लगभग 0 यानी 0 की ओर अग्रसर हो। उस समय जो वेग होगा वेग क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेग। अब मैथ में पढ़े होंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन का परिभाषा। तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन का परिभाषा होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो डेल्टा है वो डी में बदल जाता है। उसी तरह से इसमें देखिए सेम उसी फॉर्मूला पे है। तो इसमें भी डेल्टा देखिए डेल्टा है तो डी में बदल जाएगा, यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डी सी बाई डी टी। डिफरेंशिएशन की परिभाषा से इसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। इसे डिफरेंशियल वेग,
इक्वेशन, यानी अवकलित वेग समीकरण। डिफरेंशिएशन का यूनिट है अवकलन, अवकलित वेग समीकरण भी करते हैं। तो ये तो था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर dy बाई dx होता है। उसी तरह से लिमिट देखिए डेल्टा x के जगह पे डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो यहाँ है डेल्टा c बाई डेल्टा t। तो जैसे वो हो गया था dy बाई dx, तो ये हो गया dc बाई dt। तो इसको तात्क्षणिक वेग तो कहते ही, डिफरेंशियल वेग तो कहते हैं। यानी अगर औसत वेग दिया है, तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो बस डेल्टा को डी में बदल देना है। या अगर औसत वेग निकालने आता है, आपको डिफरेंशियल रेट निकालना है, बहुत सिंपल है, डेल्टा लगाया तो औसत, डी लगाया तो तात्क्षणिक या डिफरेंशियल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए, या अवकलित वेग समीकरण लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है 2a gives 3b। अभी होमवर्क में दिए थे कि इसका औसत वेग लिखिए, तो लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, देखिए क्या लिखते हैं। रेट बराबर लिख के सांद्रण a के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा t, माइनस लगा देते और 2 से डिवाइड कर देते क्योंकि 2 पहले लगा, बराबर b के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा t, 3 से डिवाइड कर देते क्योंकि 3 पहले लगा। ये था औसत वेग। अब जो औसत वेग है उसी में डेल्टा के जगह डी कर देते, यही हो गया तात्क्षणिक वेग। तो अगर आपको औसत वेग लिखने आता है तो तात्क्षणिक वेग भी आसानी से लिख सकते हैं, या डिफरेंशियल रेट लिखना हो तो भी आसानी से लिख सकते हैं। तात्क्षणिक वेग को ही डिफरेंशियल रेट कहते हैं। एक होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग अपने से लिखिएगा, n2 + 3s2 gives 2nh3। इसके लिए डिफरेंशियल रेट लिखना है। औसत वेग लिखवाया हुआ था, अभी थोड़ा देर पहले देख लीजिएगा, उसमें जहां जहां डेल्टा था वहां डी कर दीजिएगा, डिफरेंशियल रेट हो जाएगा। और इस तरह का 1-2 रिएक्शन अपने से लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये लिखने आपको आना चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आता है। अगर ये लिखने नहीं आएगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो औसत वेग का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी समय अंतराल के दौरान जो वेग होता है वह औसत वेग होता है। और तात्क्षणिक वेग का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी पर्टिकुलर समय में, किसी दिए गए समय में जो वेग होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। समय अंतराल के बीच जो वेग होता है वह औसत वेग, और दिए गए समय में जो वेग होता है वह तात्क्षणिक वेग। अंतराल, समय अंतराल के बीच के वेग को औसत वेग कहते हैं, और दिए गए समय के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी वह समय जब समय में परिवर्तन का मान लगभग 0 हो, उस समय जो वेग होता है उसी को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, मेन आपको ये लिखना चाहिए। परिभाषा लिखना भी हो तो जो बोले हैं उसको लिख लीजिएगा, वही परिभाषा होता है। मेन आप ग्राफ समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, इसको आप